प्रिय साथियों नमस्कार। इंडियन ओवरसीज बैंक में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव एक्टिव हुई है साथियों, जिसमें अप्रेंटिस के लिए 750 पोस्ट निकली हुई हैं। पिछले साल भी आईओबीएन इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली थी और सेम नंबर था 750 का। तो इस बार भी इसी तरह रखा गया है। तो एक क्वेश्चन है कि सर ये बैंक में अप्रेंटिस की पोस्ट होती क्या है। देखो, बैंक में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्लर्क एंड पीओ जैसे एग्जाम्स होते हैं। टेम्पररी पोस्ट पर हायरिंग के लिए बैंक में अप्रेंटिस जैसे एग्जाम्स होते हैं। अप्रेंटिस का हिंदी मतलब होता है शिष्य। यानी बैंक जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमसे जुड़िए। यानी बैंक कहता है कैंडिडेट से कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको 1 साल तक अपने से जोड़े रखेंगे। यानी 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपको और हमारे बीच में। अगर आपने जो हमारी पॉलिसीज है उसको वायलेट किया तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे, अदरवाइज 1 साल आप हमारे साथ काम करेंगे। आपकी जो वर्किंग होगी पूरी तरह से क्लर्किकल होगी। आपको सैलरी के नाम पर 15 से 16 हजार रुपये दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो सरकारी सुविधाएं बैंक के परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती हैं वैसी सुविधाएं हम आपको नहीं देंगे। लेकिन चूंकि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहां आएं और जिस सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उस सेक्टर को आप बारीकी से समझें। तो ये कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है भाई? बैंक को फायदा यह है कि बैंक में ब्रांचेस में या फिर बैंक की किसी भी डिवीजन में ऑफिस में बहुत वर्क होता है, तो उनको अपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तय समय पर पूरा करने के लिए कई बार एक्स्ट्रा मैन रिसोर्सेस की नीड होती है। तो इसके लिए अप्रेंटिस उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो बहुत ही सस्ते कीमत पर बैंक से जुड़ जाते हैं। क्योंकि बैंक में क्लर्क की सैलरी तो अराउंड 40 to 45,000 है, लेकिन अप्रेंटिस काम वही क्लर्क लेवल का कर रहा है, लेकिन सैलरी उसको कितना देंगे? 15-16 हजार रुपए देंगे। चूंकि टेम्पररी जॉब है तो 1 साल तक वो उनसे जोड़ेंगे। 1 साल के बाद एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद आपका बैंक से विदा हो जाएगी। अब साथियों, कैंडिडेट को क्या इससे फायदा है? बिल्कुल फायदा है। कैंडिडेट को फायदा यह है कि भाई आप बैंक की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको भी एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश है। तो ये पार्ट टाइम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आइडिया है ना? बहुत बेहतरीन आइडिया है कि भाई आप बैंक की तैयारी करते हुए 15 से 16 हजार रुपए की जॉब भी कर सकते हैं और आपका पार्ट टाइम जॉब भी उसी सेक्टर में जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो कल को जब आप आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देंगे या एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देंगे, तो वहां पर ये जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है, इसका जो सर्टिफिकेट है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वो आपके लिए 4 चांद की तरह काम करेगा। वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें सबकी जीत है। एस्पिरेंट की भी जीत है, बैंक की भी जीत है। बैंक के अपने जो पेंडिंग काम है वो भी अच्छे से पूरे हो पा रहे हैं तय समय पर। ठीक है, उसके लिए उसे एक क्लर्की की परमानेंट भर्ती नहीं करनी पड़ रही जो 40-45 हजार रुपये महीने लेगा। 15-16 हजार रुपए में वो सारा वो काम करवा लेते हैं जो एक क्लर्क काम करता है। और कैंडिडेट को बेनिफिट ये है कि भाई वो अपने करियर के साथ साथ, अपने बैंक की प्रिपरेशन के साथ साथ अपना जेब खर्च भी निकाल सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए मैं इस पर बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई देखो, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप बी पोर्टल के थ्रू भरते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं 7 जुलाई से 22 जुलाई तक। आपका एग्जाम होगा 2 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होगा। एनएपीएस, बीप और एनएटीएस ये वो पोर्टल हैं जो बैंक में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर के सरकारी पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं। तो अगर आपको बैंक में अप्रेंटिस की भर्ती पर जाना है, अप्रेंटिस बैंक में बनना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन एनएपीएस, एनएटीएस या बीप जैसे पोर्टल्स पर होना चाहिए। तो बैंक जो अप्रेंटिस की भर्ती करती है वो इन पोर्टल्स के थ्रू करती है। ठीक है, तो इन पोर्टल्स के थ्रू ही आप आईओबी की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। हालांकि आगे वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो साथियों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 750 है। आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं जैसे 15 वैकेंसी है। बिहार में महज 35 वैकेंसी है बिहार में। अगर हम बात करते हैं दिल्ली में तो वहां पर 53 वैकेंसीज है। गुजरात में 16 वैकेंसी है। दादर एंड नगर हवेली में कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह से हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 16, टोटल 16 वैकेंसी हैं। केरला में 33 वैकेंसी हैं केरल में। हरियाणा में अगर हम चलें तो वहां पर आपको 16 वैकेंसी नजर आती हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश में, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 12 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 24 वैकेंसी हैं। ठीक है,
और सबसे बड़ा नंबर तमिलनाडु में दिखता है आपको 200 वैकेंसी। साउथ इंडिया में काफी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 110 वैकेंसी है, नॉट बैड। उत्तराखंड में केवल 8 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 35 वैकेंसीज है। ठीक है, और बात करते हैं इसी के साथ साथ राजस्थान की, जहां पर आपको 16 वैकेंसीज नजर आती हैं। तो इस तरह से जो ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो महज 750 750 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से तो ये एज को काउंट करेंगे। आपकी एज 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और कट ऑफ डेट एज की रखी गई है 1 जुलाई 2026, यानी कि 1 जुलाई 1998, 1 जुलाई 1998 से पहले या 1 जुलाई 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर आप SC ST PWD या OBC कैटेगरी हैं तो सरकारी नियम के हिसाब से जो आरक्षण मिलता है छूट आयु का वो आपको मिलेगा। OBC में 3 साल, PWD में 10 साल। ठीक है, और अगर मैं SC ST कैटेगरी में चला जाऊं तो वहां पर 5 साल का प्रावधान रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, BA BTech BCom BBA BCA जो कुछ भी आपने किया है ग्रेजुएशन वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। ठीक है, आपका NATS पोर्टल जो मैंने भी आपको दिखाया उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपका ये कहते हैं ग्रेजुएशन जो है वो 1 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2026 वेर इन बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो इन तारीखों के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 1 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2026 के बीच में आपका रिजल्ट आया हुआ हो। तो ये इन्होंने ग्रेजुएशन की भी कंडीशन रखी हुई है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ अप्रेंटिस। तो अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिलेंगे 15,500 रुपए। इसमें कोई किसी तरह का अलाउंस नहीं है, सिर्फ यही अमाउंट है जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, यही वो अमाउंट है। अर्बन सिटी में चले जाएं तो वहां 14,500 हो गया है ना। अर्बन सिटी में जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका दिल्ली NCR है तो 15,500 हो गया। अर्बन सिटीज में चले जाएं आप, जैसे कि आपका बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, तो वहां पर 14,500 कर देंगे ये। अगर आप सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में चले जाते हैं, जैसे कि किसी जिले की तहसील में चले गए, ब्लॉक में चले गए, तो वहां पर ये आपको 14,000 रुपये महीने देंगे। ये एक्चुअली मानते हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ खर्चे कम होते हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर पेमेंट को डिसाइड किया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बहुत क्लियर कट इन्होंने कहा है कि भाई हम सिलेक्शन के लिए एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे, यानी कि आप जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई करेंगे उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, आप जैसे यूपी से आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि वैकेंसी तो ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको कन्नड़ भाषा पढ़नी लिखनी बोलनी समझनी आनी चाहिए, ये इनका नियम है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि भाई जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें पर्सनल इंटरेक्शन होगा। पर्सनल इंटरेक्शन से वो ये जान लेंगे कि आपका कम्युनिकेशन किस तरह का है, आप उस भाषा को कितना अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर ये आगे कहते हैं कि भाई जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछेंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 सवाल पूछेंगे 25 नंबर के लिए। इसके साथ साथ इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 25 मार्क्स। कंप्यूटर या सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, इसके 25 सवाल 25 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स के लिए रहेंगे और पेपर की टाइमिंग रहेगी 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे की पेपर की टाइमिंग रहेगी, 1.5 आवर्स। इसके बाद होगा आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे। तो ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद होगा, ये हमेशा तभी होता है। अच्छा, इन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि अगर कैंडिडेट ये दिखा देता है कि उसने 10वीं और 12वीं में उस भाषा को पढ़ा है जिस भाषा के लिए, जिस क्षेत्र के लिए उसने अप्लाई किया है, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को उसने 10वीं और 12वीं में पढ़ा है, तो उस केस में उसको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। क्लियरली इन्होंने लिखा है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो, यानी फिर LLPT के थ्रू आपको जाने की, यानी ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा आती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यूपी से है, आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया, कन्नड़, तो कन्नड़ भाषा
आपने यूपी में किसी भी स्कूल के 10th या 12th में कन्नड़ लैंग्वेज को पढ़ा हो, ये आप प्रूफ अगर कर देते हैं तो आपको एलएलपीटी देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एलएलपीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, एलएलपीटी का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों फी क्या है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको फॉर्म भरने में 200 रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी या इकोनॉमी वीकर सेक्शन में फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के मेल कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपए पे करना पड़ेगा, 800। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल में 800 है, फीमेल में 600 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो चार्जेस हैं वो 200 रुपए यहां पर रखे गए। अब बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आवेदन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको bfsissc.com या beep.bfsissc.com के करियर अपॉर्चुनिटीज पेज पर जाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैंने एक एक स्टेप लिखा है कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले करियर पेज पे जाना। आप एनएटीएस पोर्टल के अगर स्टूडेंट हैं, है ना, आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है एनएटीएस पोर्टल पर, तो आप वहां लॉग इन करें। अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसी सेक्शन में जाकर, इसने ये भी बता दिया कि आपको किस सेक्शन में जाना है। एडवर्टाइज्ड वैकेंसी सेक्शन में जाकर इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए आपने चयन करना है, आवेदन करना है, एप्लीकेशन देनी है। एनएपीएस पोर्टल पर अगर आप हैं, देखो इसने क्लियर कहा, अगर बीएफएसआईएसएससी है तो ऐसे करना पड़ेगा, एनएटीएस है तो ऐसे करना है। अगर आप एनएपीएस पोर्टल पर हैं तो आपको एनएपीएस का पोर्टल खोलना है, ये लिंक है उसका। ठीक है, और वहां पर सर्च करें, एस्टेब्लिशमेंट नेम में इंडियन ओवरसीज बैंक टाइप करें और व्यू पर क्लिक करके अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज को बटन को दबाएं। ठीक है, तो पोर्टल के हिसाब से, जिस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन है उस हिसाब से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे कहा गया है ध्यान रखें कि आप केवल किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ही आवेदन कर सकते हैं। यह आपका गृह राज्य हो तो बेहतर है। गृह राज्य बेहतर इसलिए क्योंकि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज तो आती ही होगी, है ना। जैसे आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें, आप यूपी के निवासी हैं तो कोशिश करें यूपी से अप्लाई करें, है ना। दिल्ली के निवासी हैं तो कोशिश करें कि आप दिल्ली से अप्लाई करें। ये इनकी मैसेजिंग है। ओके, आपको केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करनी है, जो कि 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आप फीस जमा कर सकते हो। फीस की जानकारी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 236 रुपए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 708 रुपए, ये जीएसटी इन्होंने जोड़ दिया इसमें। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 944 रुपए, काफी महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा है। और खैर जो भी अब सैलरी तो खैर इसमें ये 15-16 हजार ही है। इस फीस में 18% जीएसटी भी शामिल है और ये किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भाषा लिखी गई है उसी को मैं आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं। तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगी। एक बार फीस दे दी तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं था, गलती से हो गया, फीस दे दो मुझे, वो नहीं देंगे। एप्लीकेशन के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपने पहले कभी इंडियन ओवरसीज बैंक या किसी अन्य संस्था से अप्रेंटिस ना की हो। पिछले साल भी आया था ये प्रोग्राम और आपने पिछले साल कर लिया अप्रेंटिस मान लो, तो आप इस साल अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक क्लियर कट इनका मैसेज है। दूसरा, या फिर वर्तमान में कि भाई आप वर्तमान में भी, जैसे एसबीआई में निकली थी 7000 पोस्ट अप्रेंटिस के लिए और आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया और आप एसबीआई में एज ए अप्रेंटिस काम कर रहे हो। मान लो आप एसबीआई में एज ए अप्रेंटिस काम कर रहे हो, फिर आपने देखा कि यहां भी मौका मिल गया तो वहां से छोड़ के फिर आप यहां गए, वो भी नहीं कर सकते, वो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि आपके पास 1 साल या उससे अधिक का ट्रेनिंग या जॉब का एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इनका यह कहना है कि भाई जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, 1 साल और 2 साल से वो बैंक की तैयारी में लगा हुआ है, कहीं उसने बैंक की प्रिपरेशन के लिए, बैंक की प्रिपरेशन के नाम पर कहीं और भी कहीं प्राइवेट जॉब करने नहीं गया, ठीक है, और तैयारी करता जा रहा है, तैयारी हो भी चुकी है, 1-2 नंबर से रह जाता है, अब उसे एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश है, क्योंकि आप खाली बैठोगे, ओवर थिंकिंग होगी, कई बार डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है। तो ऐसे में बैंक आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमसे जुड़ो, 1 साल का हम प्रोग्राम कराएंगे आपका, बैंक कहती है कैंडिडेट से, और आपको सैलरी 15-16 हजार रुपए देंगे। ठीक है, फिक्स टाइमिंग में काम कराएंगे, कोई आपका एक्स्ट्रा वर्क नहीं रहेगा, फिक्स टाइमिंग, फिक्स अमाउंट होगा। ठीक है, आप क्लर्क से अपनी तुलना ना करें, जो क्लर्क को सुविधा है वो कोई सुविधा नहीं देंगे आपको, लेकिन बैंक में जो नॉर्मली छुट्टियां होती हैं वो सारी छुट्टियां देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि भाई संडे क्लर्क का और पीओ के लिए, बैंक का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो रेगुलर स्टाफ है ना,
परमानेंट स्टाफ है वो तो संडे को छुट्टी लेकर अपने घर पर बैठा हुआ है, बट आपसे वो काम करवा रहे हैं क्योंकि आप अप्रेंटिस है। ऐसा नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा। तो अगर बैंक में छुट्टी है, हॉलीडे है, तो वो सबके लिए हॉलीडे है, कंप्लीट हॉलीडे है सभी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।